नमस्कार दोस्तों आज के डेट में रेयर अर्थ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप आए दिन कोई ना कोई खबर सुनते रहते होंगे। लेकिन क्या है कि भारत में जो पोटेंशियल है रेयर अर्थ का, हम माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और अभी हम काफ़ी पीछे हैं इस मामले में। और चाइना काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है और इसीलिए चाइना जो है एक प्रकार से दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, कई बार एक्सपोर्ट पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से अचानक से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी क्या है, रिसेंटली एक बड़ी खबर आई थी जिसके ऊपर बहुत से लोगों का शायद ध्यान नहीं गया, लेकिन लेट मी टेल यू, यहाँ पर सरकार ने जो रॉयल्टी रेट्स हैं, जो माइनिंग होती है रेयर अर्थ की, उसके ऊपर जो रॉयल्टी रेट्स लगता है उसको रैशनलाइज किया है ताकि और ज़्यादा प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ सके। और यहाँ पर जो लेटेस्ट खबर आई है उसमें बताया जा रहा है कि भारत एक तीसरा पिलर बन सकता है अमेरिका और जापान के बाद रेयर अर्थ में। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। क्या इससे भारत जो मोनोपोली है चाइना की वो खत्म कर पाएगा? क्या हमारा जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, क्या हम उसको कम कर पाएंगे? वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से हमारा जो नया क्रैश कोर्स है यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंदर आप देख सकते हैं लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सी सैट, करंट अफेयर, टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ये फोन नंबर, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली जो रॉयल्टी रेट्स हैं, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है। ये रॉयल्टी रेट्स हैं 4 क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, ग्रेफाइट, कैल्शियम, रुबीडियम और जिरकोनियम। इनके ऊपर जो रॉयल्टी रेट्स हैं उसको एक प्रकार से आप कम कह लीजिए या फिर रैशनलाइज कह लीजिए, उसका अप्रूवल दे दिया है। और ये जो स्ट्रैटेजिक मूव है, इसकी वजह से कोशिश यही है कि हमारे देश में जो प्रोडक्शन है रेयर अर्थ का, उसको बूस्ट मिल सके, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हो सके, और चाइना का जो डोमिनेंस है उसको हम काउंटर कर सके ग्लोबल सप्लाई चेन में। तो यहाँ पर जो रॉयल्टी स्ट्रक्चर को रिवाइज किया गया, इससे भारत चाहता है कि जो मिनरल्स की ऑक्शनिंग होगी, क्योंकि अक्सर ये आप देखोगे ना, भारत सरकार मिनरल्स की ऑक्शनिंग करती तो है लेकिन हार्डली कोई प्राइवेट प्लेयर पार्टिसिपेट करता है और ये इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो चीज़ें की जा रही हैं, इसको थोड़ा सा इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि ज़्यादा प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो। लेकिन अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि रॉयल्टी का मतलब क्या है? व्हाट इज रॉयल्टी रेट? देखो, रॉयल्टी एक प्रकार का पेमेंट होता है जो माइनिंग कंपनी को देना होता है सरकार को। अब जैसे मान लो हमारे देश में जो जमीन है, वहां से कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी उसमें से कोई भी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करेगी, उसमें से निकालेगी, तो जाहिर सी बात है ये तो लोगों का है, सरकार का है, तो पैसा पब्लिक के पास कुछ आना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि कोई भी माइनिंग अगर करेगा तो उसमें बहुत बड़ा खर्चा आता है, काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है वो। अब हो सकता है कि जितना पहले सोचा गया था मिनरल्स वगैरह वो शायद ना निकले, बहुत रिस्की भी होता है। तो प्राइवेट कंपनी अगर यहाँ पर खर्चा कर रही है, इतना सारा पैसा लगा रही है मिनरल्स निकालने के लिए, तो यहाँ पर सरकार को भी फ़ायदा होना चाहिए, कंपनी को भी फ़ायदा होना चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, जो भी यहाँ से निकलता है उसका कुछ परसेंटेज, कुछ जो हिस्सा है पैसा, रेवेन्यू, वो सरकार को दे देती है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं रॉयल्टी। ये कोई टैक्स नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये एक प्रकार का रिसोर्स रेंट हो गया। मतलब आप जैसे कोई जमीन है कहीं, मान लीजिए आपने फ्लैट रेंट पे ले लिया, उसके लिए आप किराया दे रहे हो, कुछ वैसा ही आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स है, उसके लिए कंपनसेशन दिया जा रहा है। भारत के अंदर क्या है, जो रॉयल्टी है वो बेसिकली एक कानून के तहत गवर्न होता है, वो है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, और उससे रिलेटेड जो रूल्स वगैरह लाए गए हैं, इससे आपका डिफाइन होता है। अब क्वेश्चन ये आया, ये मैंने आपको बताया ना कि ये जो 4 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ग्रेफाइट, कैल्शियम, रुबीडियम, जिरकोनियम, इनको रैशनलाइज किया गया है। रैशनलाइज का मतलब कि पहले इसके ऊपर रॉयल्टी थोड़ा सा ज़्यादा लगती थी और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, तो बहुत सारे इश्यूज आते थे, तो इसको थोड़ा सा आसान किया गया। अब वो क्या किया गया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, अब ग्रेफाइट में क्या होता है कि उसमें अगर मान लो जो फिक्स्ड कार्बन है उसकी संख्या 1% से ज़्यादा है, तो वो बेटर क्वालिटी का होगा। अगर कार्बन कम है तो ऑब्वियस सी बात है वो लो क्वालिटी का होगा। तो यहाँ पर ये बोला है सरकार ने, अगर ऐसा ग्रेफाइट है जिसमें 80% या उससे ज़्यादा फिक्स्ड कार्बन है, तो उसके ऊपर जो नया रॉयल्टी रेट लगेगा वो 2% लगेगा ऑफ एएसपी, एवरेज सेल प्राइस। कहने का मतलब कि जैसे मान लो अगर इन्होंने 1,000 रुपये का बेचा, ठीक है, तो इसका 2% लगभग 20 रुपये जो है आपका ये मिल जाएगा, सरकार को मिल जाएगा, इनको देना पड़ेगा 2%। पहले क्या होता था, पर टन रेट के हिसाब से लगता था, एक एक टन के हिसाब से। अब भले उसमें कंपनी को फायदा हो ना हो, मतलब आप समझिए 1 टन निकाला गया उसमें से। अब जरूरी नहीं है ना कि उसमें से सारा ग्रेफाइट ही हो,
उसमें से किस तरह का क्वालिटी का ग्रेफाइट है, क्या है। अब मान लो कंपनी जो है वो बेच रही है 1000 रुपये में, लेकिन सरकार ने अनाउंस कर रखा है कि आपको पर टन के हिसाब से 500 रुपये रॉयल्टी देना पड़ेगा। तो 1000 में से तो 500 कंपनी ने सरकार को ही दे दिया, इनके पास 500 बता, उससे ज़्यादा तो इनका खर्चा आ गया वो निकालने में। तो इसकी वजह से कंपनी लॉस में जाती थी और कंपनी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होगे। तो इसी की वजह से अब सरकार ने ये कहा है कि जो भी आप सेल करोगे ना, जितना भी आप बेचोगे, एवरेज सेल प्राइस होगा उसका 2% आप हमें दे दो। सिंपल फॉर्मूला। फिर इसके अलावा मान लो जो ग्रेफाइट लो क्वालिटी का 80% ऑफ फिक्स्ड कार्बन उससे कम का है, तो पहले भी अगर पर टन के रेट के हिसाब से लगता है, लेकिन अब इसके ऊपर 4% ऑफ एवरेज सेल प्राइस लगेगा। अच्छा, ये जो एड वैलोरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एड वैलोरम का मतलब हुआ कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है ना उसके हिसाब से, ना कि अपने मनमानी की तरफ से। मान लो कंपनी जो मार्केट प्राइस चल रहा है 1000 रुपये और कंपनी ने कह दिया सरकार को कि हमने तो 500 का ही बेचा है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा कि आप 500 में बेच दो। तो मार्केट जो रेट हिसाब चल रहा है उसका एवरेज सेल प्राइस, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा कैल्शियम में भी पहले कोई डिफाइंड रेट नहीं था, मनमर्जी तरीके से सरकार अपना काम करती थी। अगेन कोई कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। अब इस पे 2% ऑफ एवरेज सेल प्राइस। रुबीडियम, जिरकोनियम, इनका भी यही चीज़ था। और अब जो है रुबीडियम के ऊपर 2% ऑफ एवरेज सेल प्राइस और जिरकोनियम के ऊपर 1% ऑफ एवरेज सेल प्राइस। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इसको रैशनलाइज क्यों बोला जा रहा है, ये नया रॉयल्टी रेट्स क्या है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये करने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला है स्ट्रैटेजिक और इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। जैसा मैंने आपको बताया, क्रिटिकल मिनरल्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है। अगर ये चारों के बारे में आपको आगे बताऊंगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा क्या है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हम कम करना चाहते हैं। करेंटली ग्लोबल सप्लाई ऑफ ग्रेफाइट और बाकी के रेयर मिनरल्स में चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। और चाइना का रिसेंटली जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस चाइना ने लगाया था, इससे एक भय क्रिएट हो गया, फियर हो गया पूरे दुनिया में। ऐसे तो चाइना कभी भी रोक सकता है और इसीलिए भारत पॉलिसी लाना चाहता है ताकि हम क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में कम से कम अपने आप का खतरा कम कर सकें। पूरी तरह से हटा नहीं सकते लेकिन कम कर सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट भारत लाना चाहता है, प्रिडिक्टेबल हो, प्राइस लिंक रॉयल्टी सिस्टम हो। और इन्वेस्टमेंट तभी आएगा ना जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर रखोगे, इसलिए सरकार ये कर रही है। और साथ ही साथ भारत का जो क्लीन एनर्जी गोल्स है, बैटरी स्टोरेज, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है, तो उसको भी एक प्रकार से सपोर्ट करेगा। अब ये जो चारों मिनरल्स हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, भारत का कितना इंपोर्ट करता है, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरीज हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। भारत अपने रिक्वायरमेंट का 60% इंपोर्ट करता है। और यहां पर क्या हुआ है कि अब हाई ग्रेड, मैंने आपको दिखाया ना, यहां पर जो हाई ग्रेड वाला ग्रेफाइट होगा, 80% से ज़्यादा फिक्स्ड कार्बन है जिसमें, उसमें 2% का ही एवरेज सेल प्राइस सरकार लेगी, रॉयल्टी लेगी। मतलब कि जितना अच्छा क्वालिटी का होगा उतना सरकार कम आपसे रॉयल्टी रेट ले रही है। मतलब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, कंपनीज ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगी कि उनको कमी खर्चा आएगा और एक प्रकार से वो भी बेनिफिट कमा सकती हैं। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट आपको समझना है कि देखो, चाइना आज के डेट में 70% वर्ल्ड का ग्रेफाइट रिफाइनिंग कैपेसिटी रखता है, जो कि भारत के पास नहीं है। फिर इसके अलावा कैल्शियम और रुबिडियम की अगर हम बात करें तो ये प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इमेजिंग, एटॉमिक क्लॉक्स, एडवांस क्लास, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और दुनिया भर में इसका रिसोर्स बहुत कम है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है और हाई वैल्यू का होता है, रेयर मिनरल्स है। तो पॉलिसी यही है कि अगेन एक्सप्लोरेशन फ्रेमवर्क बनाया जाए, रिसोर्स जहाँ जहाँ पर है उसको एक प्रकार से डेवलप करने की कोशिश की जाए। और ये बेसिकली भारत में आप देखोगे तो पेग्मेटाइट बेल्ट है, बिहार, राजस्थान, झारखंड, वहां पर इसका रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। तो अगेन इसके ऊपर 2% एवरेज सेल प्राइस लाएगा। और जो लास्ट है आपका चौथा, जिरकोनियम, तो ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर इस्तेमाल होता है, एरोस्पेस अलॉय, सेरेमिक्स, वहां पर होता है। और अगेन इस पे बहुत कम रखा गया है, रॉयल्टी सिर्फ 1% रखा गया है, ताकि अगेन ज्यादा कंपनीज इसमें निवेश करें। और भारत आज के डेट में सभी जिरकोनियम को इंपोर्ट करता है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, अगले 1-2 साल में बोला जा रहा है कि एक तो क्लैरिटी आएगी माइनिंग बिडर्स को, जो भी माइनिंग करना चाहते हैं उनको एक क्लियर कट गाइडलाइंस मिलेगा, रूल्स मिलेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पार्टिसिपेशन बढ़ सकेगा ऑक्शंस के दौरान, मार्केट ड्रिवन रॉयल्टी जो है इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आएगा। फिर इसके अलावा मीडियम टू लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जैसे कि आगे चलकर कितना इंपैक्ट आ सकता है। एक तो डोमेस्टिक माइनिंग का जो कैपेसिटी है, प्रोसेसिंग इंक्रीज होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज आएंगी तो इन्वेस्ट करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जॉब क्रिएशन होगा लॉजिस्टिक्स, रिफाइनिंग, एक्सप्लोरेशन में। इंपोर्ट जो हमारा बिल है वो कम हो सकता है, ईवी को सपोर्ट मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट मिलेगा। और इसका फिजिकल इंपैक्ट की बात करें तो देखो, इससे भारत सरकार को भी फायदा होगा, जितना ज़्यादा माइनिंग होगी सरकार को उतना रेवेन्यू जनरेट होगा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मार्केट रेट के हिसाब से चीज़ें रखी गई हैं, तो सरकार को भी फायदा और कंपनीज को भी खतरा नहीं है
कि जितना आपका मार्केट रेट चल रहा है उस हिसाब से बिक रहा है, उस हिसाब से सरकार को और कंपनीज को मुनाफा होगा। अच्छा, एनवायरमेंटल और रेगुलेटरी सेफगार्ड क्या है? क्योंकि जब भी माइनिंग की बात होती है ना, तो एनवायरमेंटलिस्ट को बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। एक्टिविस्ट वगैरह, इसको कई बार आपने देखा होगा, डैम्स बन रहे हैं, माइनिंग हो रही है, तो एक्टिविस्ट आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, विलेजर्स को साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बोला जा रहा है कि माइनिंग एक्सपेंशन को एमएमडीआर जो एक्ट है उसको कंप्लाई करना होगा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। कंपनीज जो है उनको माइन रिहैबिलिटेशन प्लान लाना होगा। अगर मान लो कोई लोग बेघर हो रहे हैं तो उनको ज़मीन प्रोवाइड करना, मिटिगेशन हो गया, कम्युनिटी इंगेजमेंट, वो सारी चीज़ें कंपनीज को करनी होंगी। और गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए हम रिस्पॉन्सिबल माइनिंग करेंगे, कि एनवायरमेंटल सेफगार्ड भी रहे, सोशल पैरामीटर्स का भी ध्यान रखा जाए। और फाइनली यहाँ पर यह है कि इंप्लीमेंटेशन रोड मैप क्या है। देखो, बताया जा रहा है कि 6th ट्रांच ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स ऑक्शन अनाउंस किया जा सकता है बहुत जल्द, और यहाँ पर टेक्निकल गाइडलाइंस रिलीज की जाएंगी, इंसेंटिव अनाउंस किया जाएगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए, और साथ ही साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको एनकरेज करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जब तक प्राइवेट पार्टी से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तब तक हम उसको फुलफिल नहीं कर सकते। और हो सकता है आगे चलकर इसकी वजह से हम सेल्फ रिलायंट बने, प्राइवेट और ग्लोबल प्लेयर्स की एंट्री हो इसके अंदर, और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन है भारत के अंदर वो मजबूत हो, उसको फॉर्म करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे इश्यूज भी हैं, इतना आसान नहीं होने वाला। अब देखो क्या है ना, भारत में बहुत सारे ऐसे डिपॉजिट्स हैं ज़्यादातर जो लो ग्रेड के हैं, क्या उतना फायदेमंद होगा वो देखने वाली बात होगी। एनवायरमेंटल का नुकसान हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी भारत में आज के डेट में नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपका रिफाइनिंग वगैरह में जो चीज़ें कैपेसिटी चाहिए वो भारत के पास नहीं है। लॉन्ग लीड टाइम लगता है, मतलब आप एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करो, फिर मिलेगा, फिर माइनिंग करोगे, बहुत लंबा समय लग जाता है कई बार। ग्लोबल मार्केट वैलिडिटी भी है, आज मान के हम चल रहे हैं कि इस मिनरल का दाम यह है, 5 साल के बाद जब एक्चुअल में माइनिंग होगी तो पता चला वो तो दाम ही गिर गए, तो उससे फ़ायदा ही नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लेटेस्ट खबर ये भी आई थी कि भारत प्लान कर रहा है कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट को ट्रिपल किया जाए। अभी तक सरकार कोशिश कर रही थी कि $290 मिलियन का इनिशिएटिव लाएगी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर ट्रिपल किया जा रहा है, $788 मिलियन का इनिशिएटिव ला रही है सरकार, ताकि यहाँ पर जो रेयर अर्थ मैग्नेट का प्रोडक्शन है भारत में, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, उसको बढ़ाया जाए। और ये जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, इसकी वजह से यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला जा रहा है दैट इंडिया में बिकम थर्ड पिलर इन यूएस जापान रेयर अर्थ नेटवर्क। क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि चाइना ने जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाया था एक्सपोर्ट के ऊपर, तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं और शी जिनपिंग दोनों के बीच में मुलाकात हुई, आपने देखा होगा। उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में डील हो गई 1 साल के लिए कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा चाइना 1 साल के लिए। तो इसकी वजह से अब क्या है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जापान, यूएस, तो वो दो पिलर बन चुके हैं, और तीसरा पिलर भारत बन सकता है, क्योंकि भारत अब बहुत सारे कदम ले रहा है इसको लेकर, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। तो लेट्स सी क्या हम उसको कर पाते हैं कि नहीं। बट आई होप कि ये जो खबर आई थी और इससे रिलेटेड जितनी भी खबर है आपको समझ में आई होंगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो भारत में मोनाजाइट बेयरिंग जो बीच है और जो सैंड डिपॉजिट है बेसिकली, वो प्रीडोमिनेंटली कहां पर आपको देखने को मिलता है? उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी आईक्यू पर क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं सक्सेस इन प्रीलिम्स का, आज से स्टार्ट हो रहा है ये। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी 2027 फाउंडेशन बैच ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2027 अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। यह बैच आपको 0 से लेकर एडवांस लेवल तक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर स्टेज पर कंप्लीट क्लैरिटी देता है। इस बैच में आपको मिलता है टॉप फैकल्टीज का फुल गाइडेंस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, और साथ ही प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को मिलता है 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। अब बात करते हैं प्राइस की। यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच सिर्फ 18,999 से अवेलेबल है। सीट्स लिमिटेड हैं, तो स्टडी आईक्यू ऐप खोलो, सर्च करो यूपीएससी 2027 बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव, ANKITLIVE। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400232993। स्टडी आईक्यू IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।